कहानी ऐसे सीरियल किलर की जिसने पुर्तगाल में शुरुआत की छोटी मोटी लूटपाट से। बाद में पैसा कमाने के लालच में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक के बाद एक करके 70 से भी ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर डाली। 181 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसके सिर को एक खास जार में बंद करके रखा गया है। जाने क्या है उस शख्स की पूरी कहानी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर पिछले 181 सालों से भी ज्यादा समय से एक जार में सुरक्षित करके रखा गया है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था जिसके चलते उसका सिर जार में सुरक्षित रखा गया हो, बल्कि ये शख्स उन खौफनाक सीरियल किलर में से एक था जिसने न जाने कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी, वो भी सिर्फ एक सनक के चलते। ये वो सीरियल किलर है जिसे पुर्तगाल में एक घिनौने काम के लिए फांसी दी गई थी। हालांकि इसके बाद उस देश में किसी को भी फांसी की सजा कभी नहीं दी गई। इस सीरियल किलर का नाम है डिएगो एल्विस। डिएगो एल्विस का जन्म सन 1819 में स्पेन के गेसेलिया शहर में हुआ था। जब वह जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा। यहाँ उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस दौरान वह कुछ ऐसे लोगों से मिला जो नौकरी नहीं करते थे, फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब उसने पता लगाया कि वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उनके पास इतना सारा रुपया है, फिर उसे पता चलता है कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाते हैं। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उसने भी तय कर लिया कि वो क्राइम की राह पर चलेगा, खूब पैसा कमाएगा। फिर डिएगो ने शुरुआत की लूटपाट से। वो अक्सर भीड़ भाड़ इलाकों में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता। डिएगो की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। फिर इसके मन में पैसा कमाने का लालच आया। उसने सोचा कि क्यों न कोई बड़ा हाथ मारा जाए। डिएगो ने काफी सोचा और एक रिसर्च की। रिसर्च में डिएगो ने पाया कि लिस्बन में 213 फुट ऊंचा एक पुल है। इस पुल के जरिए ही आउटर एरिया में जाया जा सकता है। इस पुल का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने वाले किसान ज्यादा किया करते हैं। वे लोग आउटर एरिया से शहर आते हैं, वहाँ फल सब्जियां बेचकर शाम को इसी पुल से वापस लौट जाते हैं। फिर डिएगो ने वहां जाकर पाया कि किसान या तो ग्रुप में वहां जाते हैं या इक्का दुक्का किसान कभी कभी भी वहां जाते हैं। डिएगो ने प्लान बनाया कि जो सबसे अंतिम किसान अकेले शाम के समय वहां से गुजरेगा वह उसी को अपना निशाना बनाएगा, ताकि पकड़े जाने का खतरा न हो। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वह अकेले जा रहे किसान पर अचानक से टूट पड़ता, फिर सारे पैसे लूटकर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक देता। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत होना तय है। इसी तरह डिएगो ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज घात लगाकर वहां बैठ जाता, फिर अकेले जा रहे किसान को लूटकर इसी तरह मार डालता। वह रोज लूटपाट की घटनाओं को अंजाम नहीं देता। लूट में उसे पैसा ज्यादा मिल जाता तो वह उन पैसों से कुछ दिन अपना खर्च चलाता और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता। लेकिन अगर उसे पैसा कम मिलता तो वह रोजाना वहां घात लगाकर किसानों को शिकार बनाता, जब तक कि उसके पास ज्यादा पैसे न आ जाए। इस दौरान कभी कभी उसका सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी होता, जो इसका विरोध करते, तो बदले में डिएगो उन्हें चाकू मार देता, फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक देता। एक महीना गुजरा तो इलाके में बात फैलनी शुरू हो गई कि काफी किसान जो लिस्बन जाते हैं वो गायब हो रहे हैं। बात लिस्बन तक भी फैल गई। तब तक करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने घाटा होने के चलते खुदकुशी कर ली होगी, तो उन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के होश तब उड़े जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी है। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि सभी मरे हुए लोग किसान हैं। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी भी किसान पर हमला नहीं हुआ, उनकी नीचे गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने एक बार फिर से यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी के चलते इन किसानों ने खुदकुशी की होगी। बात खत्म होने वाली थी कि किसानों के गायब होने का सिलसिला चलता ही रहा और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। पुलिस ने फिर जांच शुरू की तो मृतकों के घर वालों से भी पूछताछ की। पता चला कि काफी किसान ऐसे भी थे जिन्हें पैसे की तंगी नहीं थी। पुलिस को यह बात खटकी, जब इन किसानों को पैसों की दिक्कतें नहीं थी तो वो खुदकुशी क्यों करेंगे। पुलिस ने जांच फिर शुरू की। सबसे पहले उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवाया गया। पुल बंद होने से किसानों की गुमशुदगी के मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए यह थी। पुलिस ने निर्णय लिया कि पुल के नीचे तलाशी ली गई तो वहां से बहुत सी लाशें मिलनी शुरू हुई। जांच शुरू हुई तो देखा कि कुछ लाशों में चाकू से वार के निशान भी थे। पुलिस को यह जानते देर नहीं लगी कि मामला खुदकुशी के नहीं बल्कि कत्ल का है। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स जो किसानों का कत्ल कर रहा है। पुलिस ने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर दी। बात डिएगो तक भी पहुंची तो उसने सोचा कि कुछ समय के लिए इस काम को विराम दे दिया जाए। 3 साल तक डिएगो ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने तय किया कि अब पुल को खोल देना चाहिए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डिएगो ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। डिएगो ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए। एक गैंग बनाकर अब लूट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे। उसकी तलाश पूरी हुई और डिएगो ने एक गैंग बना लिया। पहले लिस्बन में ही छोटी मोटी लूट की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे।
फिर गैंग के साथ मिलकर डिएगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवार को अपना निशाना बनाना शुरू किया। गैंग के साथ पहले डकैती करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता और फिर फरार हो जाता। पूरे शहर में अब ये बात फैलने लगी कि रईस लोगों के घर लूटपाट के बाद उन्हें मार दिया जा रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। पुलिस की टेंशन भी काफी बढ़ चुकी थी। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसी दौरान डिएगो ने लिस्बन के मशहूर डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का सोचा। प्लान के तहत वह डॉक्टर के घर में घुसता है, लूट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डालता है। डॉक्टर के कत्ल की बात आग की तरफ फैल गई। पुलिस पर अब ऊपर से प्रेशर आ गया। आरोपियों को किसी भी हाल में पकड़ना है। पुलिस ने जांच बढ़ाई और उन्हें पता लगा कि कुछ बदमाश है जो शहर के बाहर रहते हैं। वे इस शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस लौटे जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया। डॉक्टर के कत्ल में बस एक बात पुलिस के काफी काम आई, वो ये कि उनके कत्ल की सूचना आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल गई थी, जिससे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर की पुलिस को एक्टिव कर दिया ताकि आरोपी शहर से बाहर न जा सके। इसी बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उसने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इन सभी में डिएगो एल्विस भी था, जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग का सरदार डिएगो ही है। सबकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वे लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े थे, लेकिन पुलिस को डिएगो पर शक होता है जब वो किसानों की हत्या की कड़ियां इन हत्यारों के साथ जोड़ती है। तो डिएगो से सख्ती से पूछताछ करते हैं। डिएगो जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने किसानों को मारा था। वह बताया है कि 70 के बाद उसे गिनती याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। जब ये बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल के इतिहास में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। शहर में बहुत हंगामा हुआ। लोगों में डिएगो को लेकर काफी गुस्सा था। कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और फरवरी 1841 में डिएगो को सजाए मौत की सजा सुनाई। जब इसकी फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन में कुछ डॉक्टरों ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डिएगो के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उन्होंने दलील की कि वो इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती है। इसे साइंस के टर्म में फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर्स को इस बात की अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डिएगो के सर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया। आज इस बात को 81 साल हो गए हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।